लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इससे रिलेटेड आप इस डाटा को देख सकते हो जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसमें आपको बताया गया है कि कितना कितना एरिया कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। इस तरफ 1960-61 का डाटा दिया हुआ है, इस तरफ 2014-15 का डाटा दिया हुआ है। हमारे इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये तो आप जानते हो। लेकिन दोस्तों आप जानते हो कि इतने एरिया में से हमारे पास केवल 93% एरिया का ही डाटा है। बाकी बचा हुआ 7% एरिया का हमारे पास प्रॉपर तरीके से डाटा नहीं है, क्योंकि हमने 7% एरिया की सर्वे और रिसर्च वगैरह नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि ये जो 7% एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवादित है। तो इसको मैं आपको इंडिया के डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा इंडिया है। इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन का कुछ एरिया जो कि पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, वो एरिया, और असम लैंड का कुछ एरिया, ये दोनों एरिया 7% एरिया में हैं। इसे हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हमारे पास उसका प्रॉपर डाटा है। बाकी बचा हुआ 93% एरिया, उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं नेट जोन एरिया की। तो इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि हम अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो वहाँ पर जो नेट जोन एरिया है वो 80% से भी ज़्यादा है। मतलब पंजाब और हरियाणा में 80% से भी ज़्यादा जमीन पर खेती होती है। वही हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो इन जगहों पर जो खेती होती है वो 10% से भी कम होती है। यानी कि इन जगहों पर जो नेट जोन एरिया है वो 10% से भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो नेट जोन एरिया है वो हर एक स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब किसी स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा फसल उगाई जाती है तो किसी स्टेट के अंदर बहुत कम फसल उगाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की। तो आप डाटा को फिर से देखो, इसमें आप अगर नोटिस करो तो देखोगे 1960-61 में जो फॉरेस्ट थे वो जस्ट 18.11% थे। वही हम बात करें 2014-15 की, तो इस समय पर जो फॉरेस्ट थे वो 23.3% थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुई है। तो आप लोग कहोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से फॉरेस्ट बढ़ने चाहिए थे उस हिसाब से बढ़े नहीं। ये 23.3% एरिया में जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार किसी भी देश के अंदर फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए। तो देखो फॉरेस्ट एरिया होना कितना चाहिए, 33%, और है कितना, 23.3%। इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। अभी भी हमें और पेड़ लगाने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 33% एरिया होना क्यों जरूरी है। इसके दो रीजन है। पहला, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरा, ऐसे कई लोग होते हैं जो जंगलों के आसपास रहते हैं, उनका जो जीवन यापन होता है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है जंगलों पर, इसलिए पर्याप्त मात्रा में जंगलों का होना जरूरी हो जाता है। हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की। दोस्तों समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारी लैंड है वो खराब होती जा रही है, यानी कि लैंड डिग्रेड होती जा रही है। इसी को लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है, यानी कि जमीन का खराब होना। तो हम लिख सकते हैं द डेक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नॉन एज लैंड डिग्रेडेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लैंड डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण जमीन खराब होती जा रही है। तो चलिए जानते कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटना। तो बेसिकली झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं माइनिंग के लिए। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो कैटल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घास खा लेते हैं, इस वजह से लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो खराब हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग मोस्टली दो जगह पर सबसे ज्यादा होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। थर्ड है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है खेतों को हद से ज्यादा पानी देना। हद से ज्यादा पानी देने से भी लैंड डिग्रेड होती है, क्योंकि उससे लैंड सैलाइन या एल्कलाइन हो जाती है। ओवर इरिगेशन सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलती है। फोर्थ है सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। मतलब क्या होता है, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होती है उनसे काफी ज्यादा डस्ट निकलती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ा जाता है, जिस वजह से आसपास की जो जमीन होती है उस पर डस्ट इकट्ठा हो जाती है और वो जमीन खराब हो जाती है। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल वेस्ट।
तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट होता है उसको सीधा ही जमीन पर फेंक दिया जाता है, जिस वजह से वो लैंड है कल्टीवेशन के मतलब की नहीं बचती। तो दोस्तों ये जो कारण हमने देखे हैं, इन्हीं कारणों की वजह से ये जो लैंड है वो खराब होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं? ऑफ कोर्स, बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए जानते हैं कंजर्वेशन मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। पहले पेड़ काट रहे थे, अब पेड़ लगाना है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, मतलब जो कैटल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड्स होता है उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तीसरा है प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अगर पानी है तो उसे हद से ज्यादा यूज नहीं करना है। इरिगेशन के लिए जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है। इसके लिए हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज कर सकते। फोर्थ है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। फिफ्थ है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज, मतलब जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है उसे अच्छे से ट्रीट करना, उसके बाद उसे सही जगह पर सही तरीके से डिस्चार्ज करना। ये तो थे कुछ कंजर्वेशन मेथड जिनका इस्तेमाल करके हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अब दोस्तों हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है और इसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही मैटर प्रेजेंट होते हैं। सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सॉइल पर ही काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो इंडिया के अंदर बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लेटराइट सॉइल, फिफ्थ है एरिड सॉइल एंड सिक्स है फॉरेस्ट सॉइल। तो चलिए इनको एक एक करके अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। ये इंडिया की 40% एरिया में फैली हुई है। ये सॉइल मोस्टली इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में अभी देख सकते हो, ये जो लाइट ग्रीनिश टाइप का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो एलुवियल सॉइल का एरिया है। ये सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर के द्वारा डिपॉजिट होती है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर ये सॉइल महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टा से डिपॉजिट होती है। एलुवियल सॉइल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ओल्ड एलुवियल, सेकंड न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को भांगर बोला जाता है और न्यू एलुवियल को खादर बोला जाता है। इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले के फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एलुवियल सॉइल के अंदर काफी अच्छी मात्रा पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। ये मिट्टी काफी अच्छी होती है व्हीट, पैडी, शुगर केन जैसी फसलों को उगाने के लिए। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल कॉटन उगाने के लिए काफी अच्छी होती है, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये सॉइल इग्नेशियस रॉक के टूटने से बनती है। ये मोस्टली प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में अभी देख सकते हो, इसमें जो ब्लैकिस्ट टाइप का जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को काफी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती है। इसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये सॉइल रेड इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, और जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब ये येलो होती है। रेड सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक से मिलकर बनती है जहाँ पर कम रेनफॉल होती है। ये सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जैसा कि आप अभी इस मैप को देख सकते हो, ये जो रेडिश टाइप का जो एरिया जो आपको दिख रहा है वो रेड एंड येलो सॉइल का एरिया है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाली जगह पर पाई जाती है। ये सॉइल लेस फर्टाइल रहती है क्योंकि इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो लीचिंग की वजह से बह जाती है। इस सॉइल के अंदर बहुत कम ह्यूमस कंटेंट रहता है। ये सॉइल हमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम में देखने को मिलती है। जैसा कि आप अभी इस मैप को देख सकते हो, ये जो आपको क्रीमी कलर टाइप का जो आपको एरिया दिख रहा है वो लेटराइट सॉइल का एरिया है। इस सॉइल में टी, कॉफी, कैशोनट इनकी फसलें उगाई जा सकती हैं।
नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल ऐसे एरियाज में मिलती है जो एरिड होता है, मतलब जहाँ बहुत कम बरसात होती है। इस सॉइल का जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है। ये सॉइल नेचर में थोड़ी रेतीली होती है और थोड़ी नमकीन होती है, यानी कि सलाइन होती है। इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है। इस सॉइल की लोअर लेयर में कंकड़ होते हैं, क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ने लगता है। ये सॉइल मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलती है। जैसा कि आप अभी इस मैप को देख सकते हो, ये जो एलोइस्ट टाइप का जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो एरिड सॉइल का एरिया है। इस सॉइल में भी हम क्रॉप उगा सकते हैं प्रॉपर इरिगेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करके। लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल, जिसे माउंटेन सॉइल भी बोला जाता है। ये सॉइल हिली और माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है, जहाँ पर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल रहते हैं। ये सॉइल हिमालय रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड सम पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का एरिया जो आपको दिख रहा है वो फॉरेस्ट एरिया है। ये सॉइल वैली साइड में लूमी एंड सिल्की होती है और अपर स्लोप्स में कोरस होती है। इस सॉइल में ह्यूमस बहुत होता है, पर इसमें पोटास, फास्फोरस एंड लाइम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। ये सॉइल टी और कॉफी उगाने में सुटेबल होती है। दोस्तों, इन पॉइंट्स के अलावा इस सॉइल के बारे में आपको दो बातें और याद रखनी है। पहली, जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो ये जो सॉइल है वो कम फर्टाइल होने लगती है और एसिडिक हो जाती है। दूसरी, ये जो सॉइल है वो माउंटेन में अपर स्लोप्स पर कम फर्टाइल रहती है, वहीं नीचे की साइड में ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल रहती है, क्योंकि जब बारिश होती है तब सॉइल में जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं वो बहकर नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब सॉइल की कोई टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है तेज हवा या तेज वाटर फ्लो की वजह से, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हम सॉइल इरोजन को लिख सकते हैं, द रिमूव्ड ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। दोस्तों, सॉइल इरोजन की वजह से जो हमारी सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है, जिसके कारण हमारी जो सॉइल होती है वो खराब होने लगती है। इस टॉपिक में हम तीन तरह की सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है गलीज। तो गलीज क्या होती है कि जब तेज पानी की वजह से एक कैनल टाइप का क्रिएट हो जाता है सॉइल के ऊपर, जिस वजह से जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं वो उसमें से बह जाते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये गलीज इरोजन होता है। और ये गलीज जब चंबल के रीजन में होता है तब उन्हें रवाइंस बोला जाता है। दूसरा है सीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो पानी के फ्लो की वजह से बह जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इसको सीट इरोजन बोला जाता है। तीसरा है विंड इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो तेज हवा के कारण उड़ जाती है। अब हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन, मतलब हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं। तो चलिए कुछ कंजर्वेशन मेथड को जानते हैं। तो पहला है काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो काउंटर लाइंस के थ्रू फार्मिंग करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जिससे क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। तो जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं उनमें हम सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे जो सॉइल के फर्टाइल एलिमेंट होते हैं वो नीचे बहकर नहीं आते हैं। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती इस तरीके से करते हैं कि हम बीच बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी घास लगा देते हैं, जिससे क्या होता है हवा का फोर्स कम हो जाता है। चौथा है शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या होता है कि हम बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं बीच बीच में, जिससे जो तेज विंड्स आती हैं वो पेड़ों से टकराकर धीमी हो जाती है, जिससे जो फसल होती है उसे नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ कंजर्वेशन मेथड्स थे जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं।